चलिए, तो अब आ गए हम लोग क्लास 3 में। कहां पर आ गए हैं? क्लास 3 में। क्लास 1 खत्म हुआ, क्लास 2 खत्म हो गई, अब हम लोग प्रवेश कर रहे हैं क्लास 3 में। चलिए, क्लास 3 में क्वेश्चन है 18 नंबर। हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करती है? तो यहाँ कार्य करती है 7.0 से लेकर के 7.8 तक, यानी 7.0 टू 7.8 तक। ये भी क्वेश्चन जो इससे पूछा है। इसके बाद रुधिर का कौन सा अवयव रक्त क्या है जी? रक्त स्त्राव ना, स्त्राव क्या है जी? रक्त स्त्राव को रोकने में मदद करता है। ये तो होगा प्लेटलेट। क्या होगा? प्लेटलेट। जैसे देखिए, किसी व्यक्ति का प्लेटलेट घट जाएगा ना तो उसको वीकनेस होने लगता है, उसको बार बार खांसी होने लगता है, उसको मतलब भूख नहीं लगेगी, उसको नींद नहीं आएगी, उसको खांसने वाला काम बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसको कहते हैं इन्फेक्शन, यानी ब्लड में इन्फेक्शन जब होगा ना तो उस अवस्था में प्लेटलेट घट जाता है इंसान को। 2019 में पूछा गया है। इसके बाद कहता है पादप में जाइलम उत्तरदायी किसके लिए है? तो जल का वहन में, इसमें है जल का वहन में। 18 में पूछा है। इसके बाद कहता है पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहां से होता है? तो यह होता है रंध्र से। कहां से होता है? रंध्र से। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में। जब रंध्र में पतियों में गैस होता है तब जाकर उसका आदान प्रदान होता है। फिर से समझिएगा, पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहां से होता है? तो रंध्र, जैसे पेड़ है उसके पत्ती में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होगा? तो रंध्र के द्वारा होगा। इसके बाद कहता है हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा? नीले द्वारा। पंपिंग मतलब जब आपका हार्ट चलती है, तो आपका हार्ट के जरिए बॉडी का जो ब्लड है ना उसको रिफाइन करती है। रिफाइन करते हैं किसके द्वारा? तो जो हार्ट चलते हैं ना उसी हार्ट को कहते हैं पंपिंग करना। क्या करना? पंपिंग करना। ब्लड को खींचता है, रिफाइन करके फिर फेंकता है। ब्लड को खींचता है उसी ब्लड को, फिर रिफाइन करके फेंकता है। ये भी क्वेश्चन पूछा है 18 में। इसके बाद कहता है निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने के लिए किया जाता है? तो यह है एस्फाइग्मोमैनोमीटर। एस्फाइग्मोमैनोमीटर। इसके बाद है रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्त्राव के मार्ग को रक्त का भक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? तो ये होगा प्लेटलेट्स। क्या होगा? प्लेटलेट्स। इसके बाद है पादप में फ्लोएम उत्तरदायी किसके लिए है? तो भोजन संवहन में। इसके बाद क्या है कि रक्त का धक्का बनाने में किसका सहायक होता है? तो रक्त विषाणु का। क्वेश्चन 17 में पूछा है। इसके बाद कहता है एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन डॉटर द्वारा होता है तो किसके द्वारा? विसरण द्वारा। किसके द्वारा? विसरण द्वारा होती है। ये भी क्वेश्चन 2019 से पूछा। अब कहता है मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग कितना? तो 120 mm। कितना है? 120 mm। ये भी क्वेश्चन 2011 में पूछा है। इसके बाद पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है? तो पत्ता के द्वारा। पौधा में 3 पार्ट होती है। एक होता है जड़, एक होती है तना, उसके बाद उससे ऊपर होती है पत्ता यानी पत्तियां। तो उसी पत्तियां यानी पत्ता के द्वारा पौधों में क्या है? वाष्पोत्सर्जन होता है। ये भी क्वेश्चन 2011 में पूछा है। कहता है गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो ये होती है भीतरी भित्ति। कौन होती है? भीतरी भित्ति। ये भी क्वेश्चन 2022 में पूछा है। इसके बाद कहता है मानव हृदय में कितने कोष्ठ की संख्या होती है? तो ये होती है 4। कितना होती है? 4। इसके बाद कहता है रक्त का लाल रंग निम्नलिखित किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन। अगर आपको बॉडी में हीमोग्लोबिन घट गया है तो आपका खून ब्लड लाल नहीं, उसके कलर डिस्चार्ज हो जाएगा, डिस्कलर हो जाएगी। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो अर्धपरागमय। क्या है? अर्धपरागमय। ये भी क्वेश्चन पूछा है 2023 में। इसके बाद कहता है रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं? तो कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। एक क्वेश्चन पूछा है 2023 में। कहता है लसिका का रंग कैसा होता है? तो हल्का पीला।
क्या होता है, हल्का पीला। ये भी क्वेश्चन 2023 में पूछा है। ऑक्सीजन के परिवहन के लिए कौन सा जीवाधार रक्त घटक है, तो आरबीसी। क्या है, आरबीसी। ये भी क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं चैप्टर 4 में। चैप्टर 4 का नाम है उत्सर्जन। क्या है, उत्सर्जन। उत्सर्जन एक चैप्टर है, जो कि कौन सा चैप्टर है, तो चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 में पहला प्रश्न है, प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है, तो करता है विसरण के द्वारा। एक क्वेश्चन 2021 से पूछा, किसके द्वारा, विसरण। क्या, विसरण। विसरण 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 विसरण। प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है, तो विसरण द्वारा। इसके बाद है, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में से कौन है, तो वृकक। क्या है, वृकक है। यह भी क्वेश्चन 2020 में पूछा है, वृकक के द्वारा ना। इसके बाद कहता है कि सजीव जीवधारियों, किस जीवधारियों, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार का नाइट्रोजनी पदार्थ यानी कचरा का उत्सर्जन करता है, तो ये होगा इनमें से सभी, अमोनिया के द्वारा, यूरिक अम्ल के द्वारा और यूरिया के द्वारा। यही क्वेश्चन पूछा है 2020 में। कहता है पौधों में उत्सर्जित पदार्थ कौन है, क्या चीज, पौधों में उत्सर्जित पदार्थ कौन है, तो होगा गोंद, टैनिन और रेजिन। ये भी क्वेश्चन 20 और 22 दोनों साल में पूछी है, दोनों 20-22 में पूछा, यानी एक साल गैप हुआ। उसके बाद कहता है मनुष्य में वृकक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो उत्सर्जन में। कहां पर होगा, उत्सर्जन में। उत्सर्जन मतलब कहता है कि उत्सर्जन में आपको वृकक क्या है, संबंधित होता है। मनुष्य में वृकक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो उत्सर्जन से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन 2020 में पूछा है। इसके बाद कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन अंग है, तो वृकक है। ये भी क्वेश्चन 16 में पूछा है। कहता है मानव में डायलिसिस थैली कहाँ होता है, तो नेफ्रॉन में होता है। कहां पर होता है, मतलब मानव में डायलिसिस थैली कहाँ होती है, तो नेफ्रॉन में। कहां पर होती है, नेफ्रॉन में। 2024 में पूछा है। देखिए डायलिसिस थैली एक बात बता देते हैं। जैसे कोई भी सजीव प्राणी के अंदर जो ब्लड होती है ना, अगर वो ब्लड उसका बॉडी के मतलब जो क्षमता होती है ब्लड को रिफाइन करने का, जैसे ऐसे समझिए कोई मनुष्य का ब्लड उसका बॉडी रिफाइन नहीं कर पाता है, इसका मतलब उसके बॉडी का डायलिसिस थैली खराब हो गया है। क्या हो गया है, डायलिसिस थैली खराब हो गया है। यदि किसी व्यक्ति का डायलिसिस थैली खराब हो गया है तो उसका ब्लड बॉडी रिफाइन नहीं कर पाएगा। तो सर ऐसे अवस्था में उस इंसान का क्या किया जाएगा, मतलब जब किसी व्यक्ति का डायलिसिस थैली खराब हो गया है तो उसका तो ब्लड रिफाइन नहीं कर पाएगा। तो जब ब्लड का रिफाइन नहीं होगा तो उस इंसान को क्या होगा, तो उसको मरने की संभावना है। तो फिर सर उसका दूसरा उपाय, तो आपको प्रत्येक महीना जाकर के हॉस्पिटल में मशीन के द्वारा आपका पूरे ब्लड का रिफाइन किया जाएगा। वो प्रत्येक महीना आपको जाना होगा। आपके सक्षम पैसा के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना महीना करा सकते हैं। जब आप उसको कराना बंद कर दीजिएगा तो उस आदमी का वैल्यू धरती पर से खत्म हो जाएगी। नेफ्रॉन के द्वारा होता है। मनुष्य में वृकक एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है, तो उत्सर्जन से। किससे संबंधित है, उत्सर्जन से। 2012 में पूछा है। इसके बाद कहता है कृत्रिम वृकक किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर में अपोहन द्वारा पृथक करता है, तो ये होगा नाइट्रोजन। क्या होगा, नाइट्रोजन। ये भी क्वेश्चन 2022 से पूछा है। उसके बाद कहता है मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है, कहता है मानव गुर्दे का आकार कैसा होगा, तो सेम के बीज का द्वारा होगा। सेम का बीज होता है, उसका बीज का जो आकार होती है उसी आकार के द्वारा मानव का गुर्दा होती है। इसके बाद कहता है निम्नलिखित में से कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है, तो ये होगा वृषण। क्या होगा, वृषण। क्या होगा, वृषण होगा। यह 2022 से पूछा गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कहता है मानव मूत्र यानी टॉयलेट करने का जो होता है रास्ता, उसी पर बात कर रहा है। मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी है। जब मनुष्य अपने बॉडी का पानी बाहर करता है मूत्र के द्वारा, तो उसमें यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो 2% मूत्र में क्या होती है, यूरिया का मात्रा है। जैसे कोई मनुष्य का बॉडी से जो मूत्र निकलती है उसमें
यूरिया का प्रतिशत मात्रा कितनी है, तो 2% है, 2022 में पूछा है। इसके बाद मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है, मतलब किसी मनुष्य का टॉयलेट यानी पेशाब, किसी मनुष्य का, किसी जानवर का टॉयलेट यानी पेशाब बहुत पीला हो गया है तो क्या है, यूरोक्रोम, यूरोक्रोम के कारण उसका पेशाब क्या होती है, पीला हो जाती है। यदि आपका पेशाब अधिक पीला हो गई है तो उसका मतलब है कि यूरोक्रोम आपका क्या है खराब हो गया है। अगर नॉर्मल पीला है तो सही है, या फिर ऐसा भी होता है अगर आप कोई दवाई बहुत ज्यादा हार्ड अगर खा लिए हैं या खाते हैं तो आपका टॉयलेट को पीला कर देगा। अब है पौधे के उत्सर्जित पदार्थ को क्या कहते हैं, तो कहते हैं टैनिन, गुंद और रेजिन। इसका तो डायलिसिस डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहते हैं। जैसे जब किसी मनुष्य को, अभी तुरंत बात की है कि किसी इंसान का डायलिसिस थैली खराब हो गया है तो उसका ब्लड बॉडी रिफाइन नहीं कर पाएगा तो उसको मशीन के द्वारा करता है रिफाइन। वही पर क्वेश्चन है, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया जो होती है ना, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं हीमोडायलिसिस। क्या कहते हैं, हीमोडायलिसिस। अब है गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है, वो किसके द्वारा, मूत्राशय में। कहां पर होता है, मूत्राशय में होता है। कहां पर होता है, मूत्राशय में। एक क्वेश्चन 2023 से पूछा गया है। इसके बाद अब हम चलते हैं चैप्टर 5 में। कहां पर चलते हैं, चैप्टर 5 में। चैप्टर 5 का बात करें तो यह चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। फिर से समझ लीजिए, आपके क्लास 10th में बायोलॉजी का जो चैप्टर है 5 नंबर, उस 5 नंबर चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। क्या है, क्लास 10th सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 और उस चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। आइए हम लोग प्रवेश करते हैं 5 नंबर चैप्टर में, ऑब्जेक्टिव की ओर, जिसमें पहला प्रश्न है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है कौन, तो सेरिबेलम। कौन रखता है, सेरिबेलम। यह क्वेश्चन 2021 से पूछा है। आप तमाम विद्यार्थी को हमें कहना चाहते हैं कि आप लोग को सुविधा के लिए हम ये सभी क्वेश्चन को टाइप करके पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको रट्टा नहीं बनना होगा, रटना नहीं पड़ेगा। आप सो करके, बैठ करके, किसी खाना खाने के पश्चात आप इस वीडियो को देख करके आप कंठस्थ हो सकते हैं, माइंड में आपका पूरा स्टोर हो जाए। केवल आपको वीडियो चलाना है और बोलने समझाने का काम मेरा रहेगा। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका को क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूरॉन। यह 21 और 21 में पूछा है। चलिए इस पर बात कर लेते हैं। 21 क्या है, तो देखिए, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो न्यूरॉन कहते हैं। अब बात है कि यह 21 में पूछा है, मतलब क्या हुआ सर, तो बाबू आप लोग को मैं बता दूं कि क्लास 10th में 2 सीटिंग में एग्जाम होती है और क्लास 12th का भी 2 सीटिंग में एग्जाम होती है। अंतर ही है कि क्लास 10th में एक ही स्ट्रीम होता है, जिसको आप साइंस के एक आर्ट्स आप समझिए, उसमें आर्ट्स साइंस दोनों कंबाइंड है। 2 सीटिंग में एग्जाम होती है, लेकिन इंटरमीडिएट का बात कीजिएगा सीनियर क्लास का, तो उसमें फर्स्ट सीटिंग में साइंस होती है और सेकेंड सीटिंग में आर्ट्स होती है। तो दोनों सीटिंग में जो एग्जाम होती है ना, तो यह मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका किसको कहते हैं, तो न्यूरॉन को कहते हैं। यह 2021 के प्रथम सीटिंग में भी पूछा है और यह क्वेश्चन 2021 के द्वितीय सीटिंग में पूछा है। यानी 2021 में प्रथम सीटिंग में पूछा है और सेकेंड सीटिंग में भी यह क्वेश्चन पूछा है। इसके बाद है कि मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है, तो 1.4 kg। मानव का जो दिमाग होता है ना, मस्तिष्क का मतलब क्या होता है सर, तो बाबू मस्तिष्क का मतलब होता है दिमाग, ब्रेन। ब्रेन को कहते हैं मस्तिष्क। मस्तिष्क का मतलब आपका जो दिमाग है ना, उसी को मस्तिष्क कहते हैं। तो आपका दिमाग का वजन कितना है, आपके दिमाग का वजन कितना है, आपके दिमाग का, सॉरी, मस्तिष्क का वजन कितना है, यानी कोई भी इंसान का दिमाग यानी मस्तिष्क का जो वजन होती है 1.4 kg, यानी 1 kg 400 ग्राम होती है। आप जानते हैं कि 1 kg बराबर 1000 ग्राम होती है। ये 4 है जो क्या है 400 ग्राम, तो आपको बता दें कि 1400 ग्राम बोल सकते हैं इसको।
नहीं नहीं, इसको 1400 ग्राम नहीं, 40 ग्राम होगा, 1.40 ग्राम होगा। अब है तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो न्यूरॉन कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में। इसके बाद क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? तो यह है संवेदी ग्राही नहीं है, तो यह है दिमाग। क्या है? दिमाग। दिमाग का कोई भी मतलब दिमाग शरीर का एक ऐसा अंग है जिसमें संवेदी ग्राही नहीं होता है। उसके बाद कहता है मेरुरज्जु कहाँ निकलता है? तो मेडुला से। कहाँ से निकलता है? मेडुला से। मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है? मेडुला से। मेडुला से, मेडुला से 2019 से पूछा है। इसके बाद कहता है दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? तो कहते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। उसके बाद कहता है पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क। पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क कहाँ होता है? तो पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। और कब पूछा है? 2018 में पूछा है। निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो यह है पेशी कोशिका। क्या है? पेशी कोशिका। ये पूछा है 2018 में। इसके बाद है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो ये होगा अनुमस्तिष्क। क्या होगा? अनुमस्तिष्क। इसके बाद है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहते हैं। जैसे दो कोशिका है, दो तंत्रिका कोशिका है, ठीक, तो उसके मध्य खाली स्थान, जैसे एगो इधर है लेफ्ट साइड में और एक है राइट साइड में, बीच में जो खाली स्थान है ना, उस खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो उस खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं? सिनेप्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर यानी 12 नंबर। मस्तिष्क उत्तरदायी किसके लिए है? तो सोचने के लिए भी है, हृदय संपन्न के लिए भी है और शारीरिक संतुलन के लिए भी है। मतलब मस्तिष्क यानी इस क्वेश्चन को समझिएगा, दिमाग किसके लिए प्रयोग में आता है, किसके लिए उत्तरदायी है? तो 3 काम के लिए। तो दिमाग है आपको सोचने के लिए कैसे क्या करना है, अपना भविष्य का विकास, घर का विकास, किसी तरह का संकट आ गया उससे बचने के लिए, विकास होने के लिए आपका मस्तिष्क का प्रयोग होगा, उसका हृदय संपन्न के लिए होगा, उसका शारीरिक संतुलन के लिए होगा। इसके बाद कहता है तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। उसके बाद कहता है फल पकाने वाला हार्मोन क्या है? तो एथिलीन है। क्या है? एथिलीन है। फल पकाने वाला हार्मोन को क्या कहते हैं? तो एथिलीन कहते हैं। यह क्वेश्चन 2021 से पूछा गया है। इसके बाद प्रकाश की ओर प्ररोह की गति को क्या कहते हैं? तो प्रकाशानुवर्तन। प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। क्या कहते हैं? तो प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। इसके बाद कहता है निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है? फिर से समझिएगा, निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है? तो जड़ की वृद्धि। क्या है? जड़ की वृद्धि। जड़ यानी किसी पेड़ पौधा का जड़ जो है ना, गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है। यह क्वेश्चन 2019 से पूछा गया है। कहता है निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? ऑक्सीटोसिन। क्या है? ऑक्सीटोसिन। निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? ऑक्सीटोसिन। यह क्वेश्चन 17-19 में पूछा है। इसके बाद निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो ऑक्सीटोसिन। क्या है? ऑक्सीटोसिन 2018 में पूछा है। सेम क्वेश्चन, पादप हार्मोन नहीं है। सॉरी, एक क्वेश्चन जो है ना दोनों सेम है। देखिए इसके बाद है बीजांड की ओर प्रागनलिका की वृद्धि का कारण क्या होती है? तो केमोट्रोपिज्म। क्या होगा? केमोट्रोपिज्म। फिर से समझिएगा, बीजांड की ओर प्रागनलिका की वृद्धि का कारण क्या है? तो केमोट्रोपिज्म। क्या है? केमोट्रोपिज्म 2018 में पूछा है। इसके बाद है
इनमें से कौन पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन क्या है? साइटोकाइनिन 17 और 20 में पूछा है। तो आज के लिए इतना ही, क्लास 3 में इतना ही रहेगी। अब हम लोग अगले क्लास में चलेंगे जिसका नाम रखा जाएगा क्लास 4। आप तमाम विद्यार्थी को यही हम बोलना चाहते हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर देखें और सीधे जाए और एग्जाम से फरी आए। इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर देखें एवं आप अपने घर के अड़ोस पड़ोस के विद्यार्थी को, भाई बहन को, चाचा चाची के बेटा बेटी को, मौसा मौसी के बेटा बेटी को आप इस वीडियो को लिंक को भेज दीजिए और इस लिंक को उस तक पहुंचाइए ताकि आपके जरिए उसका भी भलाई हो जाए। कहीं ना कहीं वो विद्यार्थी आपका भी नाम लेगा। और इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर देखें और एग्जाम में जाए सीधे टकराएगा। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। जब SEM।